वेलकम टू एग्री पाठशाला। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। ठीक है, आज हमारा क्लास नंबर 40 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, जो सीड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और हमारी जो अगली क्लास होगी वो फिजियोलॉजी की क्लास होगी, क्योंकि सीड जो टेक्नोलॉजी है इसकी एक ही क्लास है। ठीक है, चाहे ये फर्स्ट मान लीजिए चाहे लास्ट मान लीजिए। इसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी पे पैटर्न टर्न करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और आज का जो पैटर्न है आपके क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश दोनों का है। ठीक है, आज से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीज अधिनियम, इसको क्या बोलते हैं? नेशनल सीड एक्ट। ये कब पास हुआ? आपके पास ऑप्शन है 1966, 1963, 1937, 1955। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1966। क्या होगा? 1966 या 1966 जो है इसका सही आंसर होगा। 1966 में राष्ट्रीय या नेशनल सीड एक्ट पारित हुआ। अगर 1963 की बात करते हैं, इसमें एनएससी बना। एनएससी क्या होता है? एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये कब बना? 1963 में बना। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जितनी भी कंपनियां, जो भी इंडस्ट्री सीड को, मतलब बीजों को जो बनाती है, उसको क्या ये प्रमोट करती है। ठीक है, प्रमोट करती है किसको? सीड इंडस्ट्री को, सीड डेवलप इंडस्ट्री को। जो कि इंडस्ट्री या जो भी कंपनियां हमारी सीड को डेवलप करती हैं, उसको क्या करती है? प्रमोट करने का काम करती है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है इसका? पहला काम ये होगा। दूसरा काम क्या होगा? जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, साथ ही में साथ एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हैं या जो भी उनका प्रोडक्शन हुआ है, उसको क्या करती है? उसको सप्लाई करने का काम करती है। क्या करती है? उसको सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, दो काम इसके होगा। कौन सा? पहली बात, सीड जो डेवलप कंपनीज है उनको प्रमोट करेगी। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, या जो भी प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगा, उसको क्या करेगी? उसको आगे सप्लाई करने का काम करती। अगर 1937 की बात करते हैं, ठीक है, तो 1937 में एगमार्क बना था। एगमार्क क्या होता है? ये एक ऐसी संस्था होती है जो कि क्या टैग लगाती है। काहे का टैग लगाती है? ये टैग लगाती है जो हमारा प्रोडक्शन या जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस पर टैग लगाती है, उसकी क्वालिटी पे। ये क्या करती है? क्वालिटी चेक करती है। ठीक है, ये क्या करती है? क्वालिटी और प्योरिटी चेक करती है। क्या करती है? प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्योरिटी चेक करने का काम किसका होता है? एगमार्क का होता है। किसका होता है? एगमार्क का होता है। ये कहाँ पे स्थित है? ये है नागपुर में। कहाँ पे स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं 1955, जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। ठीक है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट वो कब पारित हुआ? वो 1955 में पारित हुआ। कब? 1955 में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट पारित हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1966 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के बीज को मदर बीज या मातृ बीज बोलते हैं? मदर सीड बोलते हैं, मातृ बीज बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है आधार बीज, प्रजनक बीज, पंजीकृत बीज, प्रमाणित बीज। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फाउंडेशन सीड। ठीक है, आधार को, ब्रीडर को बोलेंगे प्रजनक बीज, रजिस्टर्ड को बोलेंगे पंजीकृत, और प्रमाणित को बोलेंगे सर्टिफाइड। तो अगर हम बात करें मदर सीड, मदर सीड किसे कहते हैं? मदर सीड हम लोग कहते हैं किसे? फाउंडेशन सीड को। अब इसे मदर सीड कहा क्यों जाता है? ठीक है, हम जनरली हम कितने प्रकार के सीड पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं 4 प्रकार के सीड। पहला हो गया ब्रीडर, ब्रीडर के बाद क्या हो जाएगा? फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्टर के बाद क्या हो जाएगा? सर्टिफाइड हो जाएगा। तो कभी कभी हम लोग ब्रीडर के बाद फाउंडेशन और फाउंडेशन के बाद सीधे सर्टिफाइड पे आते हैं। ठीक है,
यानी कि इसमें जो रजिस्टर्ड सीड है इसको अगर हम काउंट नहीं करते हैं तब भी हम फाउंडेशन से सीधे सर्टिफाइड सीड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे मदर सीड बोला जाता है, क्योंकि अगर हम फाउंडेशन से रजिस्टर्ड बनाना चाहें तब भी फाउंडेशन से रजिस्टर्ड बन जाएगा, अगर फाउंडेशन से हम सर्टिफाइड सीड बनाना चाहें तो फाउंडेशन से सर्टिफाइड सीड भी बन जाएगा। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? मदर सीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसीलिए इसे मदर सीड बोला जाता है। ठीक है। ब्रीडर सीड क्या होता है? ब्रीडर सीड जो सबसे पहला सीड होता है उसे कहते हैं ब्रीडर सीड। ब्रीडर के भी ऊपर क्या आता है? न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस सीड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस सीड होता है। ठीक है। रजिस्टर मैंने अभी आपको बताया या तो फाउंडेशन से बनता है या फिर इस पैटर्न में ना नहीं आता है। ठीक है। हम तीनों को भी मान सकते हैं और इस पैटर्न को भी मान सकते हैं। अगर सर्टिफाइड की बात करते हैं तो सर्टिफाइड सीड जो होता है फाउंडेशन से भी बन सकता है और रजिस्टर से भी बन सकता है। किससे? फाउंडेशन से भी बन सकता है और रजिस्टर्ड से भी बन सकता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फाउंडेशन सीड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रमाणित बीज में किस प्रकार का टैग लगा होता है? कुछ सीड जो हमारा सीड होता है, ठीक है, उसको पहचानने के लिए हम उस पर कुछ टैग लगा देते हैं। ठीक है। कई कलर के टैग लगा देते हैं। वो किस प्रकार के सीड में कौन सा टैग लगा होता है उसको आपको बताना है कि हमारा जो प्रमाणित बीज है, प्रमाणित बीज मतलब जो सर्टिफाइड सीड है उसमें किस प्रकार का टैग लगा होगा। आपके पास ऑप्शन है वाइट कलर, गोल्डन येलो कलर, पर्पल कलर या ब्लू कलर। तो अगर हम सर्टिफाइड सीड की बात करते हैं तो कौन सा कलर होगा? ब्लू होगा। क्या होगा? ब्लू होगा। अगर वाइट कलर की बात करते हैं तो वाइट कलर किस में होगा? वाइट किस में होगा हमारा? अगर वाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो वो किस में होगा? ब्रीडर में होगा। किस में होगा? सॉरी, गोल्डन जो हमारा गोल्डन होगा किस में होगा? ब्रीडर में होगा। किस में होगा? ब्रीडर में होगा। ठीक है। वाइट की बात करते हैं किस में होगा? फाउंडेशन में होगा। ठीक। जो फाउंडेशन सीड होते हैं जिन्हें मदर सीड बोला जाता है उनका टैग कलर क्या होता है? वाइट होता है। अगर पर्पल कलर की बात करते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं उनका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। जीबी आप लोग जानते होंगे। ठीक है। क्या होता है जीबी? मोबाइल में आपको रैम रोम मिलती है ना जीबी में, यानी गोल्डन किस में होगा? ब्रीडर सीड में होगा। ठीक है। आप लोग सीबी याद कर सकते हैं, छोटा भीम, यानी जो सर्टिफाइड सीड होगा उसमें कौन सा होगा? ब्लू कलर होगा। सीबी याद कर सकते हैं। या बीसी तो बहुत कॉमन है, सब लोग समझ ही रहे होंगे बीसी क्या होता है। ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जीबी याद कर सकते हैं, बीसी याद कर सकते हैं। ठीक है। मतलब जो ब्लू कलर होगा किस में होगा? सर्टिफाइड में होगा। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं WF, ठीक, WWF सुने हैं ना, तो WF किस में होगा? मतलब वाइट किस में होगा? फाउंडेशन में होगा। ठीक है। वहीं अगर पर्पल की बात करते हैं तो PR होगा, यानी पर्पल किस में होगा? रजिस्टर्ड में होगा। ऐसे याद कर सकते हैं। जीबी, बीसी को या सीबी लिख सकते हैं या बीसी लिख सकते हैं। ठीक है। FW को WF या अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया याद करने का। ठीक है। तो इसका सही का आंसर क्या होगा? ब्लू होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ब्लू होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधारी बीज की शुद्धता प्रतिशत कितनी होती है? हमारा आधारी बीज किसे कहते हैं? आधारी बीज हम कहते हैं बेसिक मतलब क्या होता है? हमारा ब्रीडर जो सीड होता है, क्या होता है? ब्रीडर। हमारा जो ब्रीडर सीड होता है उसकी जो शुद्धता होती कितनी होती? सॉरी, ये जो आधारी नाम दिया गया ये आधारी ब्रीडर नहीं है। ठीक है। ये फाउंडेशन सीड है। क्या है हमारा? फाउंडेशन सीड है। ठीक है। फाउंडेशन सीड है। इसकी जो शुद्धता होती है कितनी % होती है? आपके पास ऑप्शन है 100%, 99%, 98%, 95%। अगर हम फाउंडेशन सीड की बात करें तो इसकी शुद्धता कितनी होती? 99% होती। कितनी? 99%। 100% किसकी होगी? 100% होती है हमारी न्यूक्लियस सीड की, नाभिकीय, जिसे नाभिकीय बीज बोलते हैं, न्यूक्लियस सीड। या इसकी होती है ब्रीडर सीड की, ब्रीडर सीड की। ब्रीडर को बोलते हैं प्रजनक और न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक। ठीक है। केंद्रक। अगर 98% की बात करें तो 98 जो होता है सर्टिफाइड सीड का होता है। कितना? सर्टिफाइड सीड का कितना होता है? 98। सर्टिफाइड के साथ साथ कंपोजिट का भी होता है। किसका होता है? कंपोजिट का भी कितना होता है? 98 होता है। वही अगर 95 की बात करते हैं तो 95 किसका होता है? हाइब्रिड जो सीड होते हैं। किसका होता है?
जो हाइब्रिड सीड होते हैं उनका कितना होता है 95 होता है। ठीक है, हमने जान लिया 100% न्यूक्लियस और ब्रीडर जिनसे ऑल सीड बने हैं। ठीक है, अगर 99 की बात करते हैं फाउंडेशन का होगा, 98 सर्टिफाइड और कंपोजिट का होगा, 95 किसका होगा हाइब्रिड सीड का होगा। तो जो हमारा आधारी बीज होगा उसका कितना होगा मदर जिसे हम फाउंडेशन सीड बोलते हैं 99% होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का बीज किसानों को वितरित किया जाता है, मतलब किस टाइप का जो हमारा सीड होता है वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि अपने जो फील्ड है उनमें उस पर ग्रो कर सकें। आपके पास ऑप्शन है पंजीकृत जिसे रजिस्टर्ड बोलते हैं, आधार जिसे फाउंडेशन बोलते हैं, प्रजनक जिसे ब्रीडर बोलते हैं, प्रमाणित जिसे सर्टिफाइड बोलते हैं। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, प्रमाणित होगा या सर्टिफाइड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सर्टिफाइड जो होती है वो सीड की लास्ट सीड होता है जिसके बाद हम लोग फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले ब्रीडर आता है, ब्रीडर के बाद क्या आता है फाउंडेशन आता है, फाउंडेशन के बाद रजिस्टर्ड आता है, रजिस्टर्ड के बाद क्या आता है सर्टिफाइड आता है। तो जो हमारा ब्रीडर सीड होता है, ठीक है, जो हमारा ब्रीडर सीड होता है वो कहाँ पे ग्रो किया जाता है या वो कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, जो हमारे रिसर्च स्टेशंस होते हैं। ठीक है, रिसर्च स्टेशंस होते हैं वहाँ पे ब्रीडर्स जो सीड होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं, कहाँ पे रिसर्च स्टेशंस पे। ठीक है, अगला अगर हम फाउंडेशन सीड की बात करते हैं तो फाउंडेशन सीड जो नॉर्मली होते हैं वो एनएससी नेशनल सीड कारपोरेशन, मैंने अभी आपको बताया जो नेशनल सीड कारपोरेशन है, ठीक है, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसमें आगे की जो उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। दूसरा में तो मेनली कहाँ यूज़ किए जाते हैं नेशनल सीड कारपोरेशन में। ठीक है, उसके बाद कहाँ यूज़ किए जाते हैं जो हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। ठीक है, वहाँ प्रैक्टिकल कराने के लिए यूज़ किया जाता है लैब में। जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल के साइंटिस्ट होते हैं उनको ये सीट दिया जाता है। ठीक है, और जो हमारे रिसर्च स्टेशंस होते हैं वहाँ पे भी इनमें क्या क्या जो है वहाँ पे भी इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर सर्टिफाइड की बात करते हैं तो सर्टिफाइड मैंने आपको बता दिया, जो सर्टिफाइड सीड हमारा होता है किसानों को वितरित किया जाता है। अभी मैंने जाना हम लोगों ने जाना जो प्रजनक बीज होता है हमारा। ठीक है, प्रजनक मतलब क्या होता है ब्रीडर होता है। जो ब्रीडर होता है वो कहाँ होता है, वो रिसर्च स्टेशंस में पाया जाता है या वहाँ पे जो है जो साइंटिस्ट होते हैं या जो प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगला हमारा फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन सीट जो हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पे उसे वितरित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर्टिफाइड सीड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा निम्न में किस विधि से बीज की जीवन क्षमता को मापते हैं, मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी है या उसकी जो जीवन क्षमता है, ठीक है, उसको कैसे मापते हैं या वाइबिलिटी जो है सीड वाइबिलिटी है कैसे मापते हैं। आपके पास ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं, ग्रोडेक्स टेस्ट करते हैं या सभी टेस्ट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सभी टेस्ट करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें सभी टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं, ठीक है, अगर पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें इसे क्वालिटेटिव टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव टेस्ट बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हम कि हम जो सीड वाइबिलिटी नापते हैं या बीज की जो जीवन क्षमता मापते हैं, ठीक है, उसमें क्वालिटेटिव टेस्ट कौन सा होता है, तो आप आंसर क्या देंगे पोटेशियम परमैंगनेट। अगर टेट्राजोलियम की बात करते हैं इसे बायोलॉजिकल टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल टेस्ट बोला जाता है, बायोलॉजिकल टेस्ट बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है हमारा 0.5 से लेके 2%, ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए 2, 3, 5 ट्राईफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। ट्राईफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम टेट्राजोलियम कर रहे हैं टेस्ट। वहीं अगर हम ग्रोडेक्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम ग्रोडेक्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये सीड जर्मिनेशन इंडेक्स होता है, सीड जर्मिनेशन इंडेक्स होता है। ठीक है, सीड जर्मिनेशन को बताता है। ठीक है, क्या
क्या होता है, ये सीड ग्रोडेक्स जो टेस्ट होता है ये सीड जर्मिनेशन को बताता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड की जगह इसमें ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। इसमें क्या यूज़ करते हैं, ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्रोडेक्स जो हमारा टेस्ट होता है उसमें ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। अगर हम टेट्राजोलियम टेस्ट की बात करते हैं उसमें टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, इसमें टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके सभी आंसर होंगे, पोटेशियम परमैंगनेट भी होगा, टेट्राजोलियम टेस्ट भी होगा, ग्रोडेक्स टेस्ट भी होगा, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वपरागित फसलों के लिए जो हमारी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उसमें हम फाउंडेशन आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है हमारा बेस मतलब फाउंडेशन सीड का और सर्टिफाइड सीड का किस में होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस में कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है 3, मतलब एक ये तो फाउंडेशन होगा, उसके बाद ये सर्टिफाइड का डिस्टेंस होगा, ये सब मीटर में होंगे। 3 मीटर, 400 या 200 मीटर, ठीक है, 50-25 मीटर, 80 के अगर 800 हम लिखेंगे फाउंडेशन का तो सर्टिफाइड का 400 होगा। अगर हम फाउंडेशन का 1000 लिखेंगे तो सर्टिफाइड का 500 होगा, ठीक है। तो वही इसमें दिखाया गया है। तो अगर स्वपरागित की बात करते हैं तो स्वपरागित सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, उसका सही आंसर क्या होगा, 3 मीटर होगा इसका सही आंसर, ठीक। क्या होगा, अगर फाउंडेशन में होगा तो 3 मीटर होगा, सर्टिफाइड में भी कितना होगा, 3 मीटर होगा, ठीक है। वहीं अगर 400 मीटर 200 मीटर की बात करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन 400 मीटर और सर्टिफाइड 200 मीटर, तो ये होता है हमारा मेज में, किसमें होगा, मेज में होगा, सोरघम में होगा, ठीक है। ओकरा मतलब भिंडी में मिलता है, रेपसीड में मिलता है और मस्टर्ड में मिलता है, रेपसीड एंड मस्टर्ड में मिलता है, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा, 400 200, मेज सोरघम ओकरा रेपसीड मस्टर्ड, मेज सोरघम ओकरा रेपसीड मस्टर्ड, ठीक है। अगर 50-25 की बात करते हैं, जो 50-25 का आइसोलेशन डिस्टेंस है किसमें मिलेगा, टोमेटो में मिलेगा, टोमेटो या टमाटर में मिलेगा, किसमें मिलेगा, टमाटर में। यहीं पे हम लोग बात करते हैं, एक आता है 50 फाउंडेशन होगा, सर्टिफाइड 30 होगा, ये किस में होगा, ये हमारा होता है कॉटन हाइब्रिड में, किस में होता है, कॉटन हाइब्रिड में होगा, कॉटन हाइब्रिड में। ये शायद क्वेश्चन आया था इस बार का जो STA का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, ठीक है, STA का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था, ठीक है। अगर 800 1000 की बात करते हैं, ठीक है, ये किस में होगा, ये कुकुरबिटेसी वाली जितनी भी क्रॉप्स हैं उसमें पाया जाएगा, किसमें, कुकुरबिटेसी की जितनी भी क्रॉप्स है उसमें पाया जाए 800 और 1000, सॉरी 800 और 1000 में, ठीक है, कुकुरबिटेसी में पाया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम फाउंडेशन भी 1000 मीटर रखते हैं, ठीक है, और सर्टिफाइड भी 1000 मीटर रखते हैं, ये किस में होगा, ये ओनियन में होगा, किस में होगा, ये ओनियन में होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बात आपको बता देते हैं, ये जो होगा ये कॉटन हाइब्रिड का है, ठीक है, ये जो हमारा है ये ओनियन का हो जाएगा, ठीक है, कुकुरबिटेसी का ये हो जाएगा, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कौन किसका होता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉकेज क्या होता है, व्हाट इज़ डॉकेज। अगर हम डॉकेज की बात करते हैं तो डॉकेज क्या होता है, ठीक है। डॉकेज की बात करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है बीजों की अशुद्धता, ठीक। अगर हम इम्प्योरिटी देखते हैं, इम्प्योरिटी ऑफ सीड्स, प्योरिटी ऑफ सीड, या बोथ या नॉन ऑफ दिस, दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा, तो डॉकेज बोलते हैं इम्प्योरिटी ऑफ सीड को। क्या बोलते हैं डॉकेज को, डॉकेज को बोलते हैं इम्प्योरिटी ऑफ सीड, ठीक है। क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी ऑफ सीड, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, यहीं पे एक टर्म आता है, कुछ चीज़ें बतानी, जैसे हम देखते हैं रियल वैल्यू, रियल वैल्यू मापते हैं किसकी, सीड की। रियल वैल्यू जब सीड की मापते हैं तो उसमें क्या क्या लगाते हैं, उसमें प्योरिटी लगाते हैं, कितने % हमारा सीड जो है प्योर है, ठीक है, और कितने % हमारा जर्मिनेशन हो रहा है, जर्मिनेशन कितने % हो रहा है, कितने % हमारा सीड जो है प्योर है, उसको 100 से भाग दे देते हैं। तो इससे हमारा जो हमारा सीड होता है उसकी रियल वैल्यू निकल के आती है, ठीक है, उसकी क्या होती है, उसकी रियल वैल्यू हमारी निकल के आती है। मान लो प्योरिटी हमारी कितनी है, 90% है, ठीक है। वही अगर हमारा जर्मिनेशन मान लो 80% हो गया, ठीक है, हमने अबव नीचे 100% लिख दिया,
तो अगर 2 जीरो से 2 जीरो को काटते हैं तो हमारा प्योरिटी कितनी आ जाएगी, 72% हमारी प्योरिटी आ जाएगी। कितनी प्योरिटी आ जाएगी, 72% आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा सीड कितना रियल मात्रा में प्योर होगा, 72% होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग प्योरिटी मापते हैं। वहीं अगर एक चीज़ और बात करते हैं हम लोग कि हमारा जो सीड होता है, ठीक है, उसमें अगर सबसे ज़्यादा जो जर्मिनेशन परसेंटेज पाया जाता है वो किस क्रॉप में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज होता है किस में होता है, 90% होता है। किस में होता है, मेज में होता है। किस में होता है, मेज में होता है। वही अगर सबसे हाईएस्ट ये हो गया, ठीक है, और सबसे लोएस्ट की बात करते हैं, सबसे लोएस्ट किस में होता है, सबसे लोएस्ट होता है हमारा कॉटन में। उसमें कितना होता है, 65%। किसमें, 65% होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो जर्मिनेशन परसेंट मेज में कितना, 90%। लोएस्ट की बात करते हैं कितना होगा, 65% होगा। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इम्प्योरिटी ऑफ सीड्स। क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी ऑफ सीड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधार बीज। आधार बीज की बात करते हैं, मतलब फाउंडेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, में कितने % अशुद्धता होने की अनुमति होती है। मतलब हमारा जो सीड होता है उसको हम मानते हैं कि अगर 100% हमारा शुद्ध है सीड तो क्या हो जाएगा, वो प्योर होगा। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं फाउंडेशन सीड की। ठीक है, फाउंडेशन सीड की, किसकी बात करते हैं हम बात करते हैं फाउंडेशन सीड की। तो अगर फाउंडेशन सीड हमारा 100% में से अगर 0.1% इम्प्योर है, मतलब अशुद्ध है, ठीक है, तो उतनी ही हम लोग परमिशन देते, मतलब परमिट करते हैं कि ये बीज जो है शुद्ध है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर हमारा फाउंडेशन से 0.5% अगर इम्प्योर हो गया, शुद्ध हो गया, तो उसे हम शुद्धता की पहचान नहीं देंगे। ठीक है, हम शुद्धता की पहचान नहीं देंगे, मतलब इतना हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, वहीं अगर दूसरे सीड की बात करते हैं तो दूसरा सीड जो होते हैं हमारे 0.0 से 0.5% तक अशुद्ध हो सकते हैं। ठीक है, इम्प्योर हो सकते हैं जो अदर सीड होते हैं। ठीक है, और ये केवल किसके लिए है, ये केवल फाउंडेशन सीड के लिए। किसके लिए, फाउंडेशन सीड के लिए। ठीक है, फाउंडेशन सीड के लिए केवल क्या है, 0.1%। अगर हम और अदर सीड जो हमारे जैसे फाउंडेशन के अलावा हमारे जो ब्रीडर हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड हैं, सर्टिफाइड सीड, इनके लिए हमारी अशुद्धता परसेंट कितना है, 0 से 0.5%। मतलब अशुद्धता का परसेंट ये है कि मान लो आप लोग हैं, ठीक है, अगर आपको माना जाए कि 100% आप शुद्ध हैं, ठीक है, तो आपके अगर गार्जियन कहते हैं ठीक है तुमने अगर 20% काम नहीं भी किया तब भी हम मानेंगे कि तुमने 100% काम किया है। ठीक है, तो यही चीज़ है, अगर 0.1% इसमें अशुद्धता आती है तो ये सीड 100% शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, अगर इसके आगे आप मान लो उसके आगे आपने 30% तक काम नहीं किया तो ये इसमें काउंट नहीं होगा, तो फिर ये अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये शुद्ध नहीं माना है। उसी तरीके अगर 0.1% के आगे, ठीक है, एबो 0.1%, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हो जाती है तो हमारा सीड जो है वो इम्प्योर हो जाएगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वेट ऑफ 100 सीड्स इज कॉल्ड। जो हमारे 100 सीड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो वेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स, टेस्ट वेट, सीड क्वालिटी इंडेक्स, सीड डोरमेंसी, उसे हम लोग बोलते हैं सीड इंडेक्स। क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स बोलते हैं। 100 सीड्स, ठीक है, अब ये 100 सीड क्या होता है, 100 सीड होते हैं जो हमारे बड़े सीड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ग्राम का सीड हो गया, जैसे हमारा मेज का सीड हो गया। ठीक है, इनके जो सीड होते हैं क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं, तो इनका जो हम मात्रा लेते हैं, इनकी कितने सीड लेते हैं, 100 सीड लेते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं टेस्ट वेट की तो 1000 दानों का जो भार होता है, मतलब सीड का जो वेट होता है, सीड का जो दानों का वेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसे हम टेस्ट वेट बोलते हैं। इसमें कौन से आते हैं, इसमें छोटे दाने आते हैं, जैसे हमारे कौन कौन से आएंगे, इसमें जैसे हमारे आते हैं राइस के, ठीक है, जैसे हमारा धान का जो धान होता है कितना छोटा होता है,
वहीं गेहूं का जो सीड होता है, व्हीट का होता है, ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे सीड होते हैं वो कौन से होते हैं, वो सीड टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें 1000 दानों का वेट लिया जाता है, और जो बड़े सीड होते हैं उनमें 100 दानों का वेट, जिनका 100 वेट लिया जाता है उनको सीड इंडेक्स बोलते हैं, जिनका 1000 लिया जाता है उनको टेस्ट वेट बोलते हैं। जैसे हम लोग देखते नहीं कि धान का टेस्ट वेट कितना है, गेहूं का टेस्ट वेट कितना है, मस्टर्ड का टेस्ट वेट, जैसे मस्टर्ड का भी सीड छोटा होता है तो उसका टेस्ट वेट मतलब उसमें 1000 दाने लिए गए, उनका वेट किया गया। और जो बड़े जैसे हम चना वगैरह या ज्वार वगैरह या मक्का वगैरह देखते हैं तो इसमें 100 सीड लिए जाते हैं। ठीक है, सीड क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? सीड क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? सीड क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली होता है, ये सीड की जर्मिनेशन क्षमता को बताता है। क्या? सीड की जो हमारी जर्मिनेशन क्षमता होती है, जर्मिनेशन मतलब अंकुरण की जो क्षमता होती है उसको कौन बताता है? उसको बताता है हमारा सीड क्वालिटी इंडेक्स। क्या बताता है? सीड क्वालिटी इंडेक्स बताता है। ठीक है, अगला हमारा है सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी क्या होता है? सॉरी, हमारा जो सीड होता है, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना प्लांट पैथोलॉजी में कि जो हमारा फंगस वगैरह होते हैं डॉर्मेंसी स्टेज में उसी तरीके से जो हमारे सीड होते हैं, कुछ सीड ऐसे होते हैं जब तक उन्हें उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, तब तक वो उसमें ग्रो नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? तब तक वो लोग उसमें ग्रो नहीं करते। क्या नहीं करते? तब तक वो उसमें ग्रो नहीं करते। जब तक अगर हमारा कोई सीड है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा सीड है, हमारा एक सीड है, ठीक है, मान लिया ये सीड हमारा हो गया। तो अगर इस सीड को कैसा इन्वायरमेंट चाहिए? ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर इसे ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए तो ये तब तक बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है जब तक कि इसे ठंडा इन्वायरमेंट नहीं मिलता। गर्मी का सीज़न चला गया तब भी ये ग्रो नहीं होगा, बरसात का सीज़न चला गया तब भी ये ग्रो नहीं। जब इसे ठंडी का सीज़न आएगा उसके बाद जब ये इसे ठंडी का सीज़न मिलेगा तब ये अपना ग्रो करेगा और प्लांट तैयार करेगा। ठीक है, तो डॉर्मेंसी स्टेज को हम सीधे सीधे रेस्टिंग स्टेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेस्टिंग स्टेज बोल सकते हैं। मतलब कि उस समय जो है उसके अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं हो रहा है या उसे इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो रेस्ट कर रहा है या डॉर्मेंसी स्टेज में चला गया। इसे हिंदी में बोलते हैं सुसुप्तावस्था। क्या बोलते हैं? सुसुप्तावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसुप्तावस्था बोलते हैं। ठीक है, सुसुप्त हो गया मतलब आलसी हो गया, बिल्कुल सुस्त हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सीड इंडेक्स इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठंडे तापमान से, अगला क्वेश्चन क्या है? ठंडे तापमान से बीजोपचार करना क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है स्कैरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जब हमारा सीड डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाता है, ठीक है, मान लो हमारा सीड रेस्टिंग स्टेज में चला गया, तो उसे अगर हम ग्रो कराना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं या उपचार करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो हम लोग करेंगे फिजिकल व केमिकल तरीके से, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? दूसरा हम लोग चिलिंग देंगे, मतलब टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर देंगे। ठीक है, तो जो हम फिजिकल और केमिकल तरीके से करते हैं उसे कहते हैं स्कैरिफिकेशन। क्या कहते हैं? स्कैरिफिकेशन। वहीं अगर चिलिंग इंजरी की बात करते हैं, मतलब हम उसे ठंडा टेम्परेचर देके उसे हम उसकी सुसुप्तावस्था को दूर करते हैं, उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफिकेशन। वहीं अगर फिजिकल की बात करते हैं, ठीक है, तो फिजिकल में दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एक तो हम क्या यूज़ करते हैं? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांग है, ठीक है, सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा जो बेहतर ट्रीटमेंट है उसका कौन सा है? पोटेशियम नाइट्रेट या KNO3। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं थायोयूरिया की, थायोयूरिया की। इसको मेनली पोटैटो में यूज़ किया जाता है। किसमें? पोटैटो में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहीं चिलिंग इंजरी की बात करते हैं, मतलब ठंडा टेम्परेचर देते हैं। तो कितना टेम्परेचर देते हैं? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं और 12 से 24 घंटे के लिए, मतलब 12 से 24 घंटे के लिए सीड को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में
रख देते हैं, जिससे कि उसकी सुसुप्तावस्था चली जाती है और हमारा सीड जो है ग्रो करने लगता है। ठीक है, तो जो ठंडे तापमान में है सीड बीजोपचार करते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो बीज कम तापमान व कम नमी में, मतलब अगर लो मॉइस्चर होगा और लो टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसमें अगर लंबे समय तक वाइबल रहता, मतलब अपना जीवन जो है वो लंबे समय तक बिताता है या अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता रहता है, ठीक है, लंबे समय तक चलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन है रूढ़िवादी बीज, पुनर्गणना बीज, या इनमें से कोई नहीं, या सभी। सभी या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स सीड, रिकलेटेंट सीड, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑर्थोडॉक्स सीड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑर्थोडॉक्स सीड। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होता है? हम सीड को लो मॉइस्चर देते हैं, लो मॉइस्चर देते हैं, ठीक है, और लो टेम्परेचर देते हैं। जिस सीड को लो मॉइस्चर देते हैं, लो टेम्परेचर देते हैं, वह सीड अगर लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक अगर टिक जाता है, ठीक है, टिक जाता है, खराब नहीं होता, तो क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स होता है या रूढ़िवादी बीज होता है। रिकल्टेंट क्या होता है? ये सीड जो होता है, इसे अगर लो मॉइस्चर या लो टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो ये अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाता है और ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये रिकल्टेंट जिन्हें हम क्या पुनर्गणना बीज हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे रिकाल्टिटेंट बीज बोलेंगे, सीड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो सीड होते हैं, ठीक है, इनका टेम्परेचर अगर 12 से 14% के नीचे, सॉरी मॉइस्चर जो होता है 12 से 14% के नीचे चला जाता है, तो ये आगे के लिए ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इनमें हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स में जैसे हमारा मैंगो होता है, कोकोनट होता है, ठीक है, ये इनके जो फ्रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनका जो मॉइस्चर होता है ये अगर 12 से 14% के नीचे चला जाता है तो ये आगे ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए इन्हें पुनर्गणना बीज बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, अगली क्लास हमारी फिजियोलॉजी की होगी, ठीक है, उसमें हम लोग मिलेंगे। और जितनी भी क्लासें हुई हैं वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका एफओ का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, 14 दिसंबर को, आज क्या डेट है? 22 है, तो यानी कि आपके पास कितना लगभग वही 14 हाँ 22 ही दिन बचे हैं आपके पास लगभग। ठीक है, 22 दिन ही बचे हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये क्लास देखते रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।